दोस्तों 15 साल से बंद पड़े खंडाल नुमा मकान में अचानक से एक महिला आती है और वहां पर वह फूट फूट कर रोने लगती है। वह रोते हुए चीख चीख कर कह रही थी कि मेरी बेटी मुझे लौटा दो। कहाँ है मेरी बेटी? इतनी ही देर में वहां पर एक नर्स आती है। वह आने के बाद उस महिला को एक जोरदार चाटा लगाती है। कहती है, अब 15 साल बाद तुम्हें तुम्हारी बेटी की याद आई है? धिक्कार है तेरी जैसी माँ पर। कौन थी वह महिला जो 15 साल बाद उस घर में आकर फूट फूट कर रो रही थी और इस नर्स ने उसको चाटा क्यों मारा था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप दोनों लोग का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 के इसी एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहां से हैं यह भी लिखें। तब तक ज्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुना जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना नोएडा के एक शमशान घाट इलाके में एक घर होता है। जिस घर के अंदर एक महिला रहा करती थी, उस महिला का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वह महिला इस शमशान घर में अकेली रहा करती थी और कुछ ऐसा काम किया करती थी जिस काम को लेकर उसे ऐसा एकांत पड़े घर में रहना पड़ता था। धीरे धीरे समय बीत रहा होता है और समय के साथ साथ महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया था। अब महिला उस बच्ची को पालने लगती है, लेकिन बच्ची आने के बाद जो काम वह किया करती थी उस काम में उसको परेशानियां उठानी पड़ती है। उसका काम बिल्कुल भी नहीं चलता, क्योंकि अगर वह बच्ची का ध्यान रखे तो वह अपने काम को नहीं कर पाती, अगर काम को करे तो बच्ची का ध्यान नहीं रख पाती। इसी तरह से 8 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 8 महीने बाद नौबत यहां तक आ गई थी कि उसके घर में खाने के लिए खाना भी नहीं था और ना ही जीवनचर्या को बिताने के लिए उसके पास पैसे बचे थे। तो वह एक बहुत ही कठिन फैसला लेती है। उसके बाद वह उस 8 महीने की बेटी को उसी घर में छोड़कर वहां से किसी दूसरे शहर चली जाती है और ऊपर से वह घर सुनसान इलाके में था जहां पर कोई भी आया जाया नहीं करता था। उसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय वह बच्ची फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि बच्ची को भूख लगती है। और जब उस बच्ची को भूख लगी थी तो वह रोने लगती है, लेकिन वहां पर कोई आने जाने वाला नहीं था और इसी तरह से पूरी रात भर वह लड़की रोते हुए रहती है। दूसरे दिन सुबह सुबह एक व्यक्ति जिसका नाम विनय होता है, विनय अक्सर कभी कभी इस रास्ते से आ जाया करता था अपनी ड्यूटी जाने के लिए, और इसी तरह से आज भी वह इस घर के सामने से निकल रहा था। लेकिन उस बच्ची की रोने की आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया था और इसके बाद विनय उस घर की खिड़कियों से झांक कर देखने लगता है कि आखिरकार ये बच्ची इतनी बुरी तरह से क्यों रो रही है। वह थोड़ी देर तक गौर करता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उसके बाद वह उस बच्ची को इसी हालत में छोड़कर वहां से अपनी ड्यूटी चला जाता है। लेकिन जब वह ड्यूटी कर रहा था तो पूरे दिन भर उसके दिमाग में केवल उसी लड़की का रोना सुनाई दे रहा था, क्योंकि उसके रोने की आवाज से साफ पता चल रहा था यह बच्ची काफी देर से रो रही है और रो रो कर इसका गला भी सूख गया है। अब जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय विनय जानबूझकर इसी रास्ते से वापस आता है और वहां पर जैसे ही वह उस घर के सामने पहुंचता है तो वह लड़की का रोना उसे फिर से सुनाई देता है। उसके बाद विनय से रहा नहीं जाता है और वह एक पत्थर उठाता है और उसी खिड़की का कांच तोड़ देता है। अब खिड़की का कांच तोड़ने के बाद जैसे ही वह उस घर के अंदर झांकता है तो वह देखता है कि एक बिस्तर के ऊपर एक 8 महीने की बच्ची लेटी हुई है और वह बुरी तरीके से बिलाप कर रो रही है। उसके बाद इन सभी चीजों को देखकर विनय पुलिस के पास फोन करता है और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस वहां पर आती है। आने के बाद घर का दरवाजा तोड़ती है और तोड़ने के बाद उस बच्ची को देखती है। बच्ची की हालत बहुत ही ज्यादा दयनीय थी। लगभग पिछले 48 घंटों से वह बच्ची उस घर के अंदर अकेली पड़ी हुई थी और फूट फूट कर रोई जा रही थी। अब उसका रोना भी बहुत धीमी हो गया था। उसके बाद पुलिस वाले उस विनय नाम के व्यक्ति का धन्यवाद कहते हैं इस चीज की इंफॉर्मेशन देने के लिए, वरना एक छोटी सी बच्ची इस दुनिया से विदा हो जाती है। पुलिस वाले उस बच्ची को लेकर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पर डॉक्टर साहब की देखरेख में उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराते हैं। अब पुलिस वाले उस घर के मालिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं,
लेकिन काफी समय छानबीन करने के बाद भी उस घर की मालकिन जो महिला थी उसे वह नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि वह महिला काम के लिए किसी दूसरे शहर चली गई थी और पुलिस वाले उसको ढूंढने में नाकामयाब होती है। अब बच्ची हॉस्पिटल के अंदर रहा करती और हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ था वह उस बच्ची से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वह बच्ची रिकवर हो जाती है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो स्टाफ था उसमें एक नर्स थी जिसका नाम रीमा होता है। रीमा उस बच्ची को देखकर बड़ी प्रसन्न हुआ करती थी और उसके अंदर कहीं ना कहीं उसको अपना बचपना दिखाई दिया करता था, क्योंकि रीमा भी एक अनाथ ही थी। वह अनाथ आश्रम में पली बड़ी हुई थी और उसके बाद वह हॉस्पिटल में काम किया करती है और अनाथ आश्रम की देखभाल किया करती थी। अब जैसे ही उस बच्ची को देखा करती है, उसको खिलाया करती है, तो एकदम से उसे अपना बचपना याद आ जाता है और वह सोचने लगती है कि मैं तो अनाथ थी लेकिन इसकी जिंदगी में बनाकर रहूंगी। उसका अटैचमेंट कुछ ज्यादा ही हो गया था और वह उसको सबसे ज्यादा टाइम दिया करती थी, उस बच्ची के साथ खेला करती थी और इसी तरह से समय बीत रहा था। लेकिन तभी अचानक से डॉक्टर साहब उस बच्ची को डिस्चार्ज कर देते हैं और पुलिस आकर उस बच्ची को एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। अब जैसे ही दूसरे दिन रीमा ड्यूटी पर आती है तो आने के बाद उस बच्ची को ढूंढने लगती है। जब वह बच्ची उससे कहीं नहीं मिलती है तो वह अपने स्टाफ से पूछने लगती है कि मेरी बेटी कहाँ है। उसके बाद जो उसके स्टाफ की साथ साथ नर्स थी वह उससे कहती है कि तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तेरी बेटी कहाँ से हो गई। तो वह कहती है कि मैं उस बच्ची के बारे में पूछताछ कर रही हूँ जो यहाँ पर उस घर से लाई गई थी, जिस घर के अंदर उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उसके बाद वह लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वह तेरी बच्ची नहीं है, वह तो ऐसे ही आई है और अब वह अपनी सही जगह पर चली गई है। पुलिस वाले उसको अनाथ आश्रम भेज दिया है और वहीं पर अब उसका जीवन व्यतीत होगा। उसके बाद रीमा उन लोगों से अनाथ आश्रम का एड्रेस पूछने लगती है और वह लोग भी उसे अनाथ आश्रम का एड्रेस तो बता देते हैं और कहते हैं कि तू करना क्या चाहती है। तो वह कहती है मैं इस बच्ची को अपने साथ पाल पोस कर बड़ी करूंगी और उसको एक अच्छा भविष्य दूंगी। इस बात को सुनने के बाद स्टाफ एक बार फिर से उस पर हंसने लगता है और कहने लगता है कि अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई है, तू इस बच्ची को पाल पोस कर कैसे बड़ा करेगी। तो वह कहती है कि मैं काम करती हूँ और काम करने के बाद मैं इस बच्ची का पालन पोषण करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वह हॉस्पिटल से आज छुट्टी लेती है और सीधा उसी अनाथ आश्रम में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद अनाथ आश्रम वालों से बात करने पर उस बच्ची को गोद ले लेती है, यानी कि कागजी कार्रवाई करती है और कागजी कार्रवाई करने के बाद वह उसकी बेटी बन गई थी। उसके बाद वह नर्स उसको अपने घर में लेकर आती है और पाल पोस कर बड़ा करने लगती है। रीमा जो कि एक सरकारी नर्स थी, उसके पास एक छोटा सा घर था जिस घर के अंदर वह उस बच्ची को रखा करती थी और अच्छी तरह से उसका पालन पोषण किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ बच्ची बड़ी होने लगती है और जैसे ही वह बच्ची पढ़ने लिखने लायक होती है तो उसके बाद रीमा उसका एडमिशन एक स्कूल में करा देती है। वहां पर जाने के बाद बच्ची पढ़ने के लिए जाया करती थी। रीमा की बच्ची रीमा से बहुत प्यार किया करती थी और उससे माँ माँ कहकर पुकारा करती थी और यह बात जब रीमा सुना करती थी तो उसको बहुत ही ज्यादा शांति मिलती है। वह सोचती है कि चलो अच्छा हुआ मेरी भी बच्ची है और मेरा भी एक छोटा सा परिवार बन गया है। उसके बाद धीरे धीरे वह लड़की स्कूल में पढ़ा करती है और एक दिन अचानक से आकर अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं। उसके बाद उसकी माँ उससे कहती है कि बेटी पिता की तुझे क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी पिता हूँ और मैं ही तुम्हारी माता हूँ। लेकिन वह बच्ची कहती है कि सभी बच्चों के पिता स्कूल आते हैं और स्कूल से उनको लेकर जाते हैं, लेकिन मेरे पापा कहाँ हैं मैं जानना चाहती हूँ। तो उसके बाद रीमा उससे कह देती है तुम्हारे पिता की तुम्हारे जन्म से पहले ही मौत हो गई थी। ऐसा कहकर उस बच्ची को चुप करा देती है। बच्ची भी समझती है और वह भी अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और उसके साथ घुल मिलकर रहने लगती है। अब इसके बाद जो रीमा होती है वह सोचती है कि मेरी बच्ची तो यह बात पूछ रही है, मैंने तो उसको बता दिया कि उसके पिता की मौत हो गई, लेकिन कभी ना कभी इस बात का सामना मुझे करना पड़ेगा,
क्योंकि अभी तो वह बच्ची थी, लेकिन जब बड़ी होगी तो उसके बाद इस बात की तहकीकात भी कर सकती है। तो रीमा सोचती है क्यों ना इसके माता और पिता के बारे में पता लगाया जाए, और इसी वजह से वह पुलिस वालों से उस घर के मालिक के बारे में पूछने लगती है। तो पुलिस वाले उससे बता देते हैं कि इस घर की जो मालकिन थी वह एक महिला थी और उसका कोई भी अता पता नहीं है। हम लोगों ने बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की थी। अब इसके बाद रीमा एक बार तो उदास होती है, लेकिन फिर भी वह तय करती है कि मैं रोज इस घर पर आया करूंगी और आने के बाद देखूंगी कभी ना कभी तो इस लड़की की माँ यहाँ पर आएगी और उससे पूछूंगी कि इसका पिता कहाँ है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और समय के साथ साथ वह लड़की 17 साल की हो जाती है। जब उसकी बेटी 7 साल की थी, उसी दिन से उस घर पर रोज जाया करती है और काफी देर तक वहां पर किसी के आने का इंतजार किया करती थी और फिर वहां से वापस आ जाया करती थी। इसी तरह से समय बीत रहा था। तभी एक दिन अचानक से जब रीमा उस घर पर किसी को देखने के लिए जाती है, तो उस घर के अंदर से एक महिला की फूट फूट कर रोने की आवाज आती है और वह महिला चीख चीख कर कह रही थी, मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी को लौटा दो। अब जैसे रीमा उस घर के अंदर जाकर देखती है, तो वह देखती है कि उसी कमरे के अंदर जहां पर कभी उस बच्ची को अकेला छोड़ दिया गया था, एक महिला बैठी हुई है और वह फूट फूट कर रो रही है, चीख चीख कर दीवारों से कह रही है कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी लौटा दो। उसकी आंखों में आंसू है और वह बहुत ही ज्यादा पछता रही है। अब रीमा जैसे ही उस महिला को देखती है तो उसके पास जाती है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है। उसके बाद महिला उससे कहने लगती है कि धिक्कार है तेरी जैसी माँ पर, जो इतनी छोटी सी बच्ची को यहाँ पर इस तरह से छोड़ गई और उसके बाद आज तुझे उसकी याद आई है। तेरी जैसी माँ के नाम पर कलंक है। अब इस बात को सुनने के बाद वह महिला और भी जोर जोर से फुट फुट कर रोने लगती है और कहती है कि मेरी मजबूरी थी। तो रीमा उससे कहती है कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी जो एक छोटी सी बच्ची का जीवन तुझे दिखाई नहीं दिया। उसके बाद वह महिला अपनी पूरी कहानी बताती है। वह बताती है कि मैं गलत काम किया करती थी और इसी वजह से मैंने शमशान जगह पर यह घर ले रखा था। जब मेरी बच्ची हो गई थी तो मेरे घर में खाने पीने के लिए खाना भी नहीं बचा था और ना ही जीवनचर्या को चलाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। उस टाइम पर मेरी मजबूरी हो गई थी, या तो मुझे बच्ची को चुनना था या अपना जीवन जीने के लिए उस काम को चुनना था। तो मैंने बच्ची को छोड़ना बेहतर समझा और उस दिन से मैं उसको छोड़कर यहाँ से किसी दूसरे शहर में चली गई थी। अब इस बात को सुनने के बाद रीमा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह उससे कहती है कि अगर ऐसे ही बात थी तो तू भीख मांग कर खा लेती, लेकिन तूने जो इतनी छोटी सी बच्ची को ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया था, यह इंसानियत के खिलाफ है। अब मेरा मन तो ऐसा कह रहा है कि मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, क्योंकि जो तुमने किया है वह माफी के लायक नहीं है। लेकिन मेरी बेटी के लिए मैं तुझे माफ कर रही हूँ। तुम्हारी बेटी को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है और उसकी उम्र अब 17 साल हो गई है, लेकिन उसने मुझसे एक सवाल पूछा था और उसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैं पिछले 7 सालों से लगातार इस घर पर आया करती हूँ और देखा करती हूँ कि कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो इस बच्ची के बारे में अच्छी तरह से जानता हो। उसके बाद वह महिला उससे पूछने लगती है कि क्या सवाल किया था मेरी बेटी ने। तो रीमा उससे कहती है कि उसे तुम अपने मुंह से अपनी बेटी तुम ना ही कहो तो अच्छा होगा। भले ही तुमने उसे जन्म दिया है, लेकिन पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है, तो उसकी माँ मैं ही हूँ। और रही तुम्हारी सवाल वाली बात, तो उसने पूछा था कि मेरे पिता कहाँ है। उस टाइम पर तो मैंने उससे झूठ बोल दिया था कि तुम्हारे पिताजी पहले ही मर चुके हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि उसके असली पिता कौन है और किस तरह से उसका जन्म हुआ था। उसके बाद वह महिला उसे बताती है इसके पिता का कोई पता नहीं है कि इसका पिता कौन है और इसी वजह से मैं इस जगह पर रहा करती थी ताकि हमारे बारे में किसी को भी कोई भी पता ना चल सके। ऐसा कहकर वह महिला फूट फूट कर रोने लगती है। इधर जो रीमा थी सरकारी नर्स, उसको भी उस पर थोड़ा सा तरस आता है और वह उससे चुप रहने के लिए बोल देती है। चुप करने के बाद रीमा उससे बताती है कि तुम्हारी बेटी को मैंने पाला पोसा है और मैं नहीं चाहती कि तुम उसे अपने साथ ले जाओ, क्योंकि
तुम तो पहले से ही गलत काम किया करती हो, उस बच्ची का देखभाल कैसे कर पाओगी। अब इन सभी बातों को सुनकर जो वह महिला थी वह अभी संतुष्ट हो जाती है कि चलो अच्छा है, इसके साथ मेरी बेटी सही रहेगी। और इसके बाद वह उससे मिलने की इच्छा को त्याग देती है। वह महिला रीमा के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि मेरी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना और मैं जिंदगी में कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर वह महिला अपने आंसुओं को पोंछते हुए रोते हुए वहां से जाने लगती है। इन सभी चीजों को देखकर रीमा को थोड़ी सी शांति मिलती है कि चलो ठीक है, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल भी गए और मेरी बेटी भी मेरे साथ ही रहेगी जिंदगी भर। रीमा ने शादी नहीं की थी, उसी बच्ची को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था और बड़ा होने के बाद वह लड़की भी एक नौकरी में लग जाती है। नौकरी में लगने के बाद जैसे ही उस बच्ची की शादी होती है तो शादी होने के बाद बच्ची अपनी माँ सीमा को भी अपने साथ ही रखने लगती है। उसने शादी भी इसी कंडीशन पर की थी कि मेरी माँ मेरे साथ रहेगी और जब तक वह जिंदा है मैं उसकी सेवा करूंगी। तो दोस्तों यह थी कहानी एक 8 महीने की बच्ची की जिसने एक मकान के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन कहते हैं ना कि जाको मारे साइया मार सके ना कोई, तो ऐसा ही कुछ इस लड़की के साथ हुआ था। आप क्या कहना चाहते हो उस महिला के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो रीमा के बारे में? आप क्या कहना चाहोगे उस व्यक्ति के बारे में जिस व्यक्ति ने उस बच्ची को रोता हुआ देखकर पुलिस को इन्फॉर्म किया था? तो दोस्तों इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोग को जागरूक करना था, आप लोग को सचेत करना था। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।